नमस्कार। 400 सीटें तो छोड़ दीजिए, छठा चरण आते आते बीजेपी के लिए डगर और भी ज्यादा मुश्किल मालूम पड़ रही है। यहां तक जो गोदी मीडिया 400 की रट लगाता था, वो गोदी मीडिया भी ये कहने लगा है कि अब मैच आखिरी पड़ाव तक देखना पड़ेगा गुरु, तभी कुछ कहा जा सकता है। तो आखिरी ओवर तक मैच देखने को अब गोदी मीडिया मजबूर हो गया है। 400 सीटों का नारा कहीं गुम हो गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इधर उत्तर प्रदेश में भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर तमाम लोकल पत्रकारों का यह कहना है कि ये चरण बीजेपी के लिए बुरे सपने जैसा होने वाला है। क्योंकि अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो निरहुआ की हालत खराब है। दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त बिल्कुल चारों खाने चित पड़े हैं। और अगर हम मेनका गांधी की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, जो सीट सबसे सेफेस्ट सीट कही जा रही थी, हाई प्रोफाइल सीट कही जा रही थी, उस सीट में भी मेनका गांधी भयंकर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या कहता है ये छठा चरण, क्या होने वाला है, इसको समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर से। अशोक सर, इस छठे चरण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? चुनाव वैसे ही उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहा था जो डायरेक्शन पहले फेज में सेट हुआ था। पहले चरण में बीजेपी डिरेल होती दिखाई दी, दूसरे चरण में स्पीड बढ़ गया, तीसरे चरण में बहुत लीपापोती करने का प्रयास किया। पहले चरण की लीपापोती चुनाव आयोग को लेके जरा 8-10% बढ़ाने का प्रयास किया, उसका रिएक्शन होते हुए थर्ड फोर्थ फेज में उन्होंने उसमें भी तुरंत आंकड़े 2-2 दिन में देने का प्रयास किए, और जो 10-12% का डिफरेंस था वो घट के कहीं 3-3, 2-2% पे आया। वो भी जुगाड़ जम नहीं रहा था। इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डंडा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो अलग फेस कर रहे हैं। तो ये सब कम्युलेटिव इफेक्ट है। उसके बाद जो गोदी मीडिया था जो लगातार बोल रहा था, अब उस गोदी मीडिया को इतने इंटरव्यू दे दिए साहब ने, और उस इंटरव्यू में यही बता दिया कि गोदी मीडिया नालायक है। उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आता। अमित देवगन को बोला कि तुम मेरे मुंह में शब्द ठूसते हो, या एक मोहतरमा को बोला आप तो कांग्रेस के लिए काम करते हो, आप तो कांग्रेस की, सब मीडिया कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो वो मीडिया भी अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सेवा करने में गलती कहाँ हुई, कहीं साहब की सेवा में कोई कमी रह गई, एक आध भोग नहीं चढ़ा पाए, 56 भोग में से कोई एक आध लड्डू रह गया हो, तो वो उसमें रह गए हैं सारे। फिर एक नई सिस्टम चालू कर दी उन्होंने, फिर पीके जैसे लोगों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने कहा कि नहीं ये तो अब तमिलनाडु में भी 10 सीटें लेके जा रहे हैं, और ये है, और हमको पता है, और ये है वो है। उनको लगा इससे एक अवधारणा बनेगी इसमें एक, लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों ने ये कहा वो ट्रोल होने लगे। और ट्रोल कैसे होते हैं मैं प्रज्ञा जी आपको बता देता हूं, मैं भी इसका शिकार हुआ हूं। मैं मराठवाड़ा था, महाराष्ट्र के टूर पे था, तो मैं मराठवाड़ा में गया, और मैंने मराठवाड़ा में एक वहां के लोकल पत्रकार से बातचीत करते हुए एक इंटरव्यू लोड किया, और उसमें मैंने कहा कि मराठवाड़ा में 8 सीटें हैं, और 8 में से 7 सीटें हार गई है, बीजेपी हार रही है। एक सीट है बीड़ की, जो मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे की बेटी लड़ रही है, पुण्याई है, तो शायद निकल आएगी। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्या लोगों के रिएक्शंस, क्या हो गया है आपको? क्या गोपीनाथ मुंडे की दोस्ती निभा रहे हैं आप? अरे वो तो लड़की, डिपॉजिट जब्त हो रहा है उसका, उसको जीता हुआ कैसा बता दिया आपने? क्या हो गया वानखड़ी जी आपको? आप तो ऐसे नहीं थे, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। फिर मुझे हाथ जोड़ के बोलना पड़ा कि मेरे भाई, मैं एक पत्रकार से बात कर रहा था, उसने ये बताया तो मुझे भी लगा कि ठीक है। अब उसने कहता कि भाई उनके पिता की पुण्याई है, तो मैं क्या कहूंगा कि नहीं नहीं पिता एकदम गलत थे, क्योंकि मैं भी उस इंसान को जानता था व्यक्तिगत रूप से। तो मैंने कहा कि हाँ उनके पिताजी की पुण्याई है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ भैया। लेकिन महाराष्ट्र में तो कमाल कर रही है इंडिया। महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पे आएगी प्रज्ञा जी, सिंगल डिजिट पे आएगी, देख लीजिए आप। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है। अच्छा। कि बीजेपी को बड़ा गड्ढा कौन देगा, यूपी देगा या महाराष्ट्र देगा? आपको क्या लगता है, आपका आंकलन क्या है, सबसे बड़ा झटका कहां लग रहा है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? मुझे तो लगता है कि ये बराबरी में मैच छूटेगा। महाराष्ट्र में यदि 30 सीटों का झटका लग गया तो उतना ही झटका यहाँ पे भी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। कम से कम ये, अब लोग बोल रहे थे कि 40-40 पे होगा। हाँ। देखिए महाराष्ट्र में 40 सीटें इनके पास थी, 40-42, अब उसमें से आधी भी हो गई तो 20-22 ठीक है। यहाँ पे लोग कहते 40 है, तो यदि 40-40 का भी हो गया यूपी में, 40-42 का भी हो गया, तो भी मुझे लगता है करीब करीब 20 सीट का लॉस है यूपी में, और उतना ही लॉस महाराष्ट्र में यदि होगा। तो एक मैं बहुत ही ब्रॉड वे में
मतलब दिल खोल के बीजेपी के समर्थन में दे रहा हूं, ये बात कर रहा हूं। उसके बाद उसके बाद यदि मैं बिल्कुल एक एक सीट का लेके दूं तो मुझे तो फिर लोग कहेंगे क्या 180 के नीचे ला रहे हो क्या बीजेपी को, क्या बोल रहे हो क्या? विरोध भी इतना बुरा विरोध नहीं होना चाहिए। अब मैं अच्छा, क्या है अगर विरोध जब हाँ, अगर छठे चरण की बात करें तो सर ये छठे चरण का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के लिए पहले के चुनावों में भी कुछ खास नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल में ही बीजेपी का गढ़ हालांकि कहा जाता है, लेकिन इस छठे चरण में ही बीजेपी ने इन 14 में से सिर्फ 5 सीटें में 14 सीटों में 5 सीटें जीती थी, जबकि 4 सीटें विपक्ष लेकर गया था। 9 सीटें बीजेपी के पास थी, 5 सीटें पास थी, विपक्ष के पास थी। तो इस बार 4 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार राजा भैया का फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा। इस बार घोषित गैंगस्टर जब प्रधानमंत्री के लिए उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं तो आप समझ सकती है कि क्या बुरी स्थिति हो गई है। मेनका गांधी मतलब वरुण गांधी शायद चुनाव में जाने ही नहीं चाहते थे, वो फॉर्म भरने के टाइम पे भी ये नहीं मदर के, लेकिन आखिरी 2 दिन में उनको मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मदर हारती हुई दिखाई दे रही थी। रायबरेली भी निकल रही है, अमेठी भी निकल, कौन सी ऐसी सीट है मुझे मतलब मैं यदि उत्तर प्रदेश यदि सामने रखता हूं तो मुझे तो कोई ऐसा मेजर गेन कहीं कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। सर मैं चाहूंगी कि हम सीट वाइज बात करें। हाँ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर देखिए, सुल्तानपुर में मेनका गांधी फंसी हुई है। अच्छा। प्रतापगढ़ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को दे दिया है। फूलपुर में राहुल गांधी और सपा की जो मतलब अखिलेश जी की जो मीटिंग हुई और उसमें वो भाषण नहीं दे पाए बढ़ती हुई भीड़ के कारण, मुझे लगता है वो भीड़ ने ही बता दिया क्या होने वाला है। अब इसके बाद कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में जरूर एक कांटे की टक्कर है, केसीनाथ का भी लड़का लड़ रहा है और वो रेवती रमन का भी बेटा लड़ रहा है। वहां कांटे की टक्कर है, वहां पे भी समाजवादी को एज है। अच्छा। आंबेडकर नगर में लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के क्लियर कट दिखाई देते हैं। फिर सरबस्ती में सरबस्ती में भी समाजवादी पार्टी जो बीएसपी से बीजेपी से हैं और राम शिरोमणि वर्मा बस सपा से, और ये पहले बीएसपी से आए हैं। हाँ, मैं यदि गलत नहीं हूं तो हाँ, तो उनका बीएसपी में एक वजूद था, उनका एक ये है, तो वो मुझे जाता हुआ दिखाई देता है। फिर डोमरियागंज में आइए आप, ये भी यहाँ पे भी कुशल तिवारी जो है, हाँ तिवारी, क्योंकि वो सपा से है और ये ब्राह्मण बहुल है, और ये बाकी बचा कुचा काम जो है योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। उन्होंने हरिशंकर तिवारी के बारे में ऐसी बातें कही। देखिए, हरिशंकर तिवारी एक नेता भी थे, मंत्री भी थे, उनकी एक छवि एक बाहुबली की भी थी, एक डॉन की भी थी जी। लेकिन ब्राह्मणों के सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उन्हें अपना सर्वस्व मानता था। और ये मैं इसलिए नहीं बोला कि मैं क्योंकि उनकी डेथ के बाद जब 13वीं हुई तो मुझे लगा कि ये ब्राह्मण राजनीति क्या होती है देखना चाहिए। और जब मैं उस 13वीं में गया तो मैंने देखा तमिलनाडु से एक ब्राह्मण आईएएस ऑफिसर आया है। तमिलनाडु कैडर मिला उसको, उसने कहा कि बाबूजी की वजह से मैं आईएएस बना हूं, मैं श्रद्धांजलि देने आया। तो वो उन्होंने सिर्फ पैसा या दादागिरी या बाहुबली वो नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मणों पे विशेष ध्यान दिया। अब उनकी डेथ के बाद बेटा लड़ रहा है, एक सिंपैथी भी होती है। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का हरिशंकर तिवारी को कुछ बोलना, हमारे यहाँ वैसे भी मृत्यु के बाद सारी दुश्मनियां खत्म होती है। हमारा दुश्मन भी मरता है तो उसको बोलता स्वर्गवास हो गया उसका। कभी आपने नरकवास ये शब्द नहीं सुना होगा। ऐसे में उनके खिलाफ बोलना भी ये कौशल को कहीं ना कहीं एज देके गया और वो मुझे सीट निकलती हुई दिखाई देती है। फिर बस्ती में आइए जी। बस्ती में मायावती ने गेम कर दिया। बस्ती में पहले मायावती ने दयाशंकर मिश्रा को खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद लवकुश पटेल को वहां छोड़ दिया जी। ये सोच के क्योंकि दयाशंकर मिश्रा बहुत भारी पड़ रहे थे, बीजेपी से आए थे। अब दयाशंकर सिंह से मेरी पर्सनली बात हुई है, वो पूरी ताकत के साथ लगे हैं सपा को जिताने में। बीजेपी से इतने नाराज है कि आखिरी दिन तक बीजेपी उनको रिक्वेस्ट करती रही। बड़े बड़े नेता, सर्वोच्च नेता जो है बीजेपी के, उनको फोन करके बोलते रहे कि आप फॉर्म मत भरिए, आपको हम एडजस्ट करेंगे।
तब जी। उनके शब्द थे दयाशंकर मिश्र के कि मैं अडवाणी और अटल की बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं आपका कार्यकर्ता नहीं हूं, इसलिए आप मुझे मत बोलिए। फिर उन्होंने मायावती जी से बात की और 1.5 घंटे के अंदर मायावती ने अपना उम्मीदवार बदला। अब वो वहां चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो सपा के लिए काम कर रहे हैं पूरे ताकत के साथ। हम्म। तो वहां मुझे फिर हम्म। बस्ती में इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी हम्म। वह राम प्रकाश एज। चौधरी निकलते हुए दिखाई देते हैं। एज उनको अच्छा। बिल्कुल है। हाँ। ओके। संत कबीर संत नगर, कबीर नगर। ये मुझे लगता है निषाद, दोनों तरफ से निषाद लड़ रहे हैं। हम्म। हाँ, हम्म। वहां पप्पू निषाद है। हम्म। तो मुझे लगता है ये भी सीट कांटे की टक्कर की है, लेकिन यहाँ पे भी एज फिर समाजवादी को है। फिर अच्छा। लालगंज जी। भी 50-50% में है। हम्म। आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव निकल जाएंगे इस बार आराम से। अच्छा। हम्म। हाँ, बिल्कुल साफ, क्लियर कट, कोई कोई शक को क्लियर शुबा कट नहीं। इसलिए इसलिए कि जिस पिछली बार जो मुस्लिम उम्मीदवार ने बहुत सारे मत काटे थे, वो आज हम्म। इनके फेवर में खड़ा है। अच्छा। और वो बहुत बड़ा पैसे वाला भी है और वो पूरी ताकत के हम्म। साथ वह लड़ रहा है। गुड तो जमाने की धर्मेंद्र बात कर यादव, रहे हैं आप? हाँ, बस बस बस। हम्म। तो जी। हो गया काम, इसलिए वो धर्मेंद्र का बड़ा क्लियर कट है। अच्छा। जौनपुर में कृपा कृपा शंकर सिंह, कृपा बताइए कृपा शंकर, शंकर हाँ। सिंह के हाँ, बताइए ये क्या है? ये सब्जी बेचते थे वहां पे, हम्म। कहाँ पे? अंधेरी में। हम्म। आपको इनका इतिहास मालूम है कि नहीं, प्रज्ञा जी? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं नहीं, ये आप कृपा प्रकाश शंकर जी डालिए। ये हाँ। कृपा शंकर जी ये सब्जी बेचते थे वहां पे, अ, हम्म। अंधेरी में। और अच्छा। सब्जी में भाई ठीक ठाक पैसा कमा लेता है आदमी, तो ये तब क्या हम्म। करते थे, कोई भी उत्तर प्रदेश का नेता आता था, यानी उत्तर भारतीय नेता जब कांग्रेस के कार्यालय में आता था, कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी महाराष्ट्र में, जी। तो जी। वहां जी। मिलने जाता था उनको। तो जनरली उत्तर भारत के लोगों को लगता था कि चलो एक उत्तर प्रदेशी आदमी मुंबई में मिलने आया तो परचेसिंग के लिए थोड़ा गाइड काम करे, बाकी करे, ये करे। फिर ये सुख सुविधा बाकी उनकी देखने लगे, साहब इधर ये मिलेगा, इधर में आप तो बाकी आप क्या बेटी हो मेरी, कुछ शब्द है, हम्म। कुछ बातें ऐसी होती कि बेटी के सामने डिस्कस नहीं करते, संस्कृति है अपनी, तो वो सारी हम्म। सेवाएं वो करते रहे। अब उसके बाद क्या होता था कि धीरे धीरे ये इन्होंने वहाँ कांग्रेस ऑफिस में बिल्कुल पेट बना ली। कोई भी नॉर्थ इंडिया से जाता था, बोले अरे कृपा शंकर जी को फोन लगाओ, यही यहाँ से हम्म। परचेसिंग करवाएंगे, यही हमको लेके जाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, वो गाइड के रूप में। धीरे धीरे अच्छा। वहां पे प्रतिभा पाटिल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। हाँ। प्रतिभा पाटिल के जो पति थे, उनसे इन्होंने दोस्ती कर ली हम्म। और ये वहां पे मैनेजर करके लग गए कांग्रेस के ऑफिस में। अच्छा। और प्रतिभा जी ने जब छोड़ा, छोड़ने के पहले उनको सेक्रेटरी बना के छोड़ा महाराष्ट्र का। तो ये ऑफिस में ऑफिशियल सेक्रेटरी बन के सबकी सेवा करने लगे। हम्म। फिर धीरे से एमएलए बन गए और गृह राज्य मंत्री बन गए। बताइए, हम्म। अकूट पैसा कमाया, खूब तो पैसा कमाल कर कमाया। रहे हैं, कमाल कर रहे हैं कि नहीं? तो नहीं नहीं, पैसा कमाने के बाद क्या हुआ, वो तो बड़े एंजॉय कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, सोनिया गांधी जी की पूरे रायबरेली अमेठी के लोगों की सेवा करते थे, हॉस्पिटल देखते थे, सब खुश थे। इतने में मोदी जी आ गए। मोदी जी ने दूरबीन लगा के देखा कौन कौन भ्रष्ट है, चलो सबके हम्म। पूंछ पे पैर रखना चालू कर दिया, ये सब गमछा पहन के बीजेपी का घूमने लगे। अब इनको टिकट मिला। अब वहां हम्म। टिकट मिला तो वहां पे भी मायावती ने खेल कर दिया। हम्म। मायावती ने जो धनंजय सिंह के पत्नी को टिकट दिया था, वो श्रीकला टिकट रेड्डी। 11 दौर पे कैंसिल। हमको लगा कि मायावती ने किसी को प्रेशर में किया, बाद में पता पड़ा कि ये धनंजय सिंह ने टिकट विड्रॉ करवाया था, हम्म। क्योंकि धनंजय सिंह को बेल देने का प्रॉमिस बीजेपी ने किया था। जी। तो धनंजय सिंह अब बीजेपी का काम करने लगे। ठाकुर हम्म। ठाकुर बहुल एरिया है वो। तो जब हम्म। धनंजय सिंह वहां उतरे तो सपा की मदद करने के लिए राजा भैया ने वहां डेरा डाल दिया। हम्म। और राजा भैया आते से ही धनंजय सिंह वहां पे एकदम चिल्लर हो जाते। हम्म। वो चाय कम पानी हो गए, बम्बैया भाषा में बोलो तो, क्योंकि जरा हम्म। बम्बैया भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, कृपा शंकर हम्म। सिंह सुने तो उनको समझ में आना चाहिए। अच्छा। तो जैसे ही वो चाय कम पानी हो गए, तो हम्म। वहां लोगों को लग रहा था कृपा शंकर सिंह निकल जाएंगे, अब कृपा फंसे हैं वहां पे। और अच्छा। वहां समाजवादी पार्टी के बाबू कुशवाहा निकल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हम्म। बाबू कुशवाहा ही है ना समाजवादी के? हम्म। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा। तो हाँ हाँ हाँ, तो वो निकल जाए तो कोई हम्म। ये नहीं हम्म। होंगे। हाँ। हम्म। फिर मछली शहर भी राजा मछली भैया के शहर। नाम करवा, मैं राजा भैया के नाम करवा रहा हूँ। अच्छा। हम्म। हाँ बिल्कुल, लक्की कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रतापगढ़ से। हम्म। प्रिया सरोज तो लड़ वो रही वहां पे, हैं, बहुत हाँ, कम उम्र की नहीं, उम्मीदवार हैं, अरे लोग इनको कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है इनके पास। अरे किसको अनुभव है? नरेंद्र मोदी जी को अनुभव था क्या? हम्म। नरेंद्र मोदी जी को अच्छा। अनुभव था क्या जब हम्म। मुख्यमंत्री बन के गए?
कभी एमएलए भी बने नहीं थे, विधानसभा में पैर नहीं रखा था, कारपोरेशन में पैर नहीं रखा था, सब हो जाता है। हम्म। और भदोही। उसके बाद भदोही है, भदोही में भी एसपी को एज है, 2 लाख ठाकुर वोट है वहां पे, हम्म। और टक्कर है, तो लेकिन मुझे सर, लगता है कि इस निकलनी हिसाब चाहिए। से तो ज्यादातर सीटें हाँ, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। हाँ, तो फिर जा ही रही ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, हाँ। मैं कहाँ इधर से मना कर रहा हूँ। ललितेश प्रति त्रिपाठी, आपको लग रहा हाँ, है एज है? बिल्कुल है। हम्म। अब आप आइए, ये तो हो गया, वेस्ट बंगाल में भी वही हाल है। 8 राज्यों के, हाँ। में तो हाँ। वेस्ट 8 वेस्ट राज्यों पर बंगाल 8। में आठ आठ वेस्ट बंगाल में 8 सीटें हैं। जी। ये जो सीटों का चुनाव हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जंगल माल एरिया कहते हैं। ये हम्म। बोकारो वोकारो वाला एरिया है जो झारखंड को लगता है। आदिवासी समाज का सं, एरिया। संथाल आदिवासियों का वोट वहां मायने रखता है। ओके। हाँ। 2019 में बीजेपी को इन 8 में से 5 सीटें मिली थी। जी। वो इसलिए मिली थी कि एक संथाल को राष्ट्रपति बनाया था उन्होंने, हम्म। ठीक है, तो वो वहां स्वीप कर दिए। और टीएमसी को 3 सीटें मिली थी, और जो 3 सीटें मिली थी उसमें 2 सीटें शुभेंदु अधिकारी की है, घर की सीटें हैं हम्म। उनके। एक जगह उनका कभी भाई लड़ता है, कभी पिता लड़ता है, कभी कोई रिलेटिव लड़ता है। हम्म। तो ममता की एक ही सीट मानो आप वहां पे, अच्छा। 2 शुभेंदु की, तब शुभेंदु तृणमूला में थे, अब बीजेपी में आ गए। हम्म। तो अब उस गणित से मैं देखूं तो इन 8 में से एक ममता को मिलनी चाहिए, और साथ की साथ बीजेपी को जानी चाहिए। हम्म। लेकिन गणित हो गया उल्टा। अच्छा। हम्म। जब लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तो हेमंत सोरेन उतरे उस क्षेत्र में ममता के लिए, और आप मानोगी नहीं, इन 5 लोकसभा सीट में एक भी विधायक नहीं जितवा पाए हम्म। बीजेपी। सुपड़ा साफ हुआ। तो अब ये पांचों की पांचों सीटें जो बीजेपी की थी, ये क्लियर कट ममता को जा रही है, अच्छा। हम्म। बिल्कुल क्लियर। पश्चिम तो बंगाल से बीजेपी के कोई पास उम्मीद नहीं है भाजपा को फिर? तो बीजेपी के पास है, उम्मीद है ना। हाँ। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए, हाँ। तो उनकी जो 2 सीटें थी टीएमसी की, टीएमसी की 3 में एक हम्म। ममता की और 2 शुभेंदु की। अब 2 शुभेंदु की जाएगी बीजेपी को, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जा सकती है, दूसरी सीट भी ममता मार रही है। अच्छा, कौन सी सीट? मुझे लगता है उनको ये घोटाल, हाँ। वो हाथ से जा रही है, उन ये। सिर्फ एक हाँ। कांति करके सीट है, अच्छा। वो शुभेंदु की चली जाएगी, शुभेंदु के हाथ में हम्म। चली जाएगी। हम्म। बिहार ये सर। बड़ा, बिहार। हाँ, बिहार में आते हैं, हम्म। बिहार में भी बड़ा गजब ये है। हम्म। बिहार में भी 8 सीटें हैं। बिहार में 8 सीटें हैं। हम्म। वहां पे एक सिवान की सीट कहे तो ये शहाबुद्दीन की सीट है। हाँ। शहाबुद्दीन, अब वहां पे इन्होंने क्या किया, वहां पे बेसिकली जमींदारों का झगड़ा है। हम्म। वहां जमींदारी वर्सेस, मतलब भाई जितने रणवीर सेना वगैरह है, उधर की पैदाइश है सब। नक्सली एरिया भी वहां पे, क्योंकि जमींदारों के खिलाफ नक्सलों ने सर उठाया था, तो हम्म। लेफ्ट का भी एक वजूद है वहां पे। तो शहाबुद्दीन जनरली जमींदारों के लोग माने जाते हैं। हम्म। और वहां जमींदार कैसे है, वहां ब्राह्मण भी जमींदार है, भूमिहार भी जमींदार है, मुस्लिम भी जमींदार है, हम्म। वहां पे ठाकुर भी जमींदार है। वहां कास्ट सिस्टम नहीं काम करेगा। हम्म। तो वहां शहाबुद्दीन ने अपने पत्नी को उतारा, हिना को, इंडिपेंडेंट। और जनता दल यूनाइटेड ने माले के कैडर के एक, जो बीजेपी में जो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया, उसको उतारा, ताकि लेफ्ट हम्म। की सिंपैथी मिले। और वहां अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने उतारा है। हाँ। लेकिन यहां यदि हिना शहाबुद्दीन जीत गए तो आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा। वाल्मीकि नगर आइए आप। हाँ। वाल्मीकि नगर में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी का झगड़ा है, हम्म। आमने सामने है। अब आरजेडी ने दीपक यादव, जो डीपी यादव, जो अपने उत्तर प्रदेश वाले फेमस डीपी हम्म। यादव है, गैंगस्टर, उनके दामाद है ये। लेकिन हम्म। उनकी एक चीनी मिल है वहां पे, और वो किसानों को बड़ा पेमेंट वेमेंट देने में प्रॉम्प्ट है। किसान बड़े अच्छा। खुश हैं उनसे। हाँ, लेकिन वहां पे 2 लाख ट्राइबल है थ्रू। हम्म। वो ट्राइबल किधर जाते हैं ये डिपेंड करता है। यहाँ काटी की टक्कर है, हम्म। और ट्राइबल पे डिपेंड करता है। यदि ये दीपक यादव ट्राइबल को ले गया, हम्म। तो ये सीट आरजेडी को भी जा सकती है। अच्छा।
पश्चिम चंपारण आइए, मनमोहन तिवारी कांग्रेस ने सीट दी है और संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से है। अब इसमें ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, 2.5 लाख ब्राह्मण है यहाँ पे, और बीजेपी को लगता है कि ब्राह्मण तो हमारे है ही, तो यदि वैश्य को टिकट, जायसवाल को टिकट दिया तो जायसवाल के जो भी 50,000 वोट है वो होंगे, और ब्राह्मण के 2.5 लाख तो 3 लाख तो वोट ऐसे आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने तिवारी को उतर के वो ब्राह्मणों में छेद कर दिया और वहां ब्राह्मण वोट स्प्लिट हुआ। तो वहां मनमोहन तिवारी जीतते हुए नजर आते हैं आज के डेट में पश्चिमी चंपारण में। फिर पूर्वी चंपारण आई है, राधा मोहन जी है, बीजेपी के बहुत सीनियर है, और मुकेश सहनी पार्टी के वीआईपी वालों को इस बार टिकट दिया है इंडिया गठबंधन ने। राजेश कुशवाहा ने उतारा है। यह वैश्य समाज तय करता है पूर्वी चंपारण में, और मुकेश सहनी के भी अपने एक वोट है मल्ला के। तो यहाँ पे वीआईपी पार्टी सीट निकाल देगी, मुझे इंडिया गठबंधन को जाएगी ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। हाँ, फिर शिवहरा आ जाइए, ठाकुर बहुल है एरिया, लेकिन वहां पे आरजेडी ने रितु जायसवाल को उतारा है, क्योंकि इसके पहले भी जायसवाल को उन्होंने चुनाव जितवाया। वहां पे क्या है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन 4 लाख वोट है, और तेली समाज के 2 वोट है, 2 लाख वोट है। 2 लाख। हाँ, यहाँ जनता दल यूनाइटेड ने लवली आनंद मोहन जो गैंगस्टर है, उनकी पत्नी लवली आनंद को उतारा है। और ठाकुर बहुल होने की वजह से लवली आनंद और यदि दूसरे लोगों में बंटता है तो ये फायदा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आरजेडी को होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा। मैंने भी पूछा ये जायसवाल को क्यों दिया, बोले इसके पहले भी जायसवाल थे और वो सीट जीत के आए थे। ये एमवाई का जो कॉम्बिनेशन है 4 लाख का, ये बड़ा डिसाइडिंग है। और ठाकुरों में थोड़ा भी जो ठाकुर नाराज है अभी, यदि आरजेडी के तरफ जाते हैं तो फिर ये लवली आनंद की सीट तकलीफ में आ जाएगी जनता दल यूनाइटेड। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद आप आइए वैशाली, फिर गोपालगंज आइए, शेड्यूल कास्ट की सीट है, ये जनता दल यूनाइटेड की सीट है। डॉक्टर आलोक सुमन निकाल लेंगे, उसमें कोई मतलब दो मत ही नहीं है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला है आरजेडी से, और मीरा देवी है एलजेपी से, जो पासवान की पार्टी है। हाँ। जो आजकल एनडीए गठबंधन में है। लेकिन यहाँ पे मल्ला बड़ी संख्या में है, और ये मल्ला यदि मुकेश सहनी की वजह से वोट दे गए तो ये भी आरजेडी के खाते में मानी जा रही सीट अभी तो वैशाली की। अच्छा। महाराजगंज है, महाराजगंज में सीधी झगड़े है राजपूत और भूमिहार के। वहां कांग्रेस ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, उनके बेटे को उतारा है, और बीजेपी ने सेबरीवाल को उतारा है। तो ये सीट कांग्रेस की कमजोर सीट मानी जाएगी। ये सीट फिर बीजेपी को एज है यहाँ पे, क्योंकि ये महाराजगंज में एक्चुअली उम्मीदवार ही अपने बेटे के प्रेम में उन्होंने ये सीट गलवा दी। तो ये आपकी 8 सीटें बिहार की हो गई हैं। तो ये 8 सीटों में कितनी सीटें, एक मिनट सर, हम गिनती वाइज लेकर चल रहे हैं। 8 में से कितनी दी आपने बिहार में? 8 में से मुझे लगता है कि आलोक सुमन की एक सीट ले लीजिए, महाराजगंज की एक सीट ले लीजिए, 2 हो गई है। 2 फिर एक वाल्मीकि नगर की ले लीजिए, तो बस होगी 3 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। हमारे एनडीए के खाते में एनडीए के खाते में। हाँ, एनडीए के खाते में जा रही, बाकी जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है। इंडिया और शाहबुद्दीन की एक इंडिपेंडेंट जोड़ लीजिए। ठीक बात है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। दिल्ली की 7 सीटों पे चुनाव खत्म हो रहा है। देखिए, दिल्ली में चांदनी चौक में टफ फाइट दे रहे हैं अग्रवाल साहब कांग्रेस के। नॉर्थ ईस्ट में कन्हैया कुमार, वो भी टफ है, बता नहीं सकते आज किधर जाएगी। ईस्ट दिल्ली की सीट बीजेपी के फेवर में है। न्यू दिल्ली की सीट सुषमा बांसुरी स्वराज, सुषमा जी की बेटी और सोमनाथ भारती है, ये भी टफ सीट है। फिर न्यू दिल्ली एज देख रहे हैं कि निकली हुई है बांसुरी स्वराज की, ये मैं नहीं, निकली नहीं, फंसी हुई है, पूरी तरह से फंसी हुई फाइट है। ओके। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उदित राज और योगेंद्र चंडोलिया है,
या उदित राज पिछले 4 दिनों में एकदम टर्न ओवर कर दिया उन्होंने। 4 दिनों में लहर उदित राज की, मुझे कांग्रेस की जीतने वाली सीट लगाई रह रही है। साउथ दिल्ली की सीट क्लियर कट आम आदमी पार्टी की है। सहीराम पहलवान है, बिल्कुल क्लियर जा रही है। वेस्ट अच्छा। दिल्ली की सीट महाबल मिश्रा की आम आदमी पार्टी को जा रही है। इसमें 2 सीटें साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली, ये क्लियर कट आम आदमी पार्टी को है। 2 सीटें तो क्लियर है, मतलब 7 में से 2 तो जा ही रही है। और जो बाकी 5 सीटें बची है, 5 में एक वेस्ट दिल्ली की, ईस्ट दिल्ली की सीट छोड़ दी, तो कोई सीट नहीं है जो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल हो। 7 में से 1 सीट कंफर्ट, बाकी टफ फाइट, और 2 आम आदमी पार्टी को क्लियर। ओके, गॉट इट। ठीक है। ओडिशा की सब 6 सीट, जम्मू कश्मीर में 1 सीट है महबूबा मुफ्ती की, वो निकल जाएगी उनकी। फिर आप आइए हरियाणा पे, आइए उड़ीसा के पहले। हरियाणा, हाँ सर। हरियाणा में कहा जा रहा है आपकी बार बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसान लोग हरियाणा में बदलाव के आंखें बंद कर वोट कर रहे हैं। बीजेपी के लिए थोड़ी आशा की किरण, थोड़ी। अच्छा। 2 सीटों पे, एक करनाल पे जहाँ खट्टर साहब लड़ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, वह थोड़ी आशा की किरण है, भाई खट्टर है, मुख्यमंत्री था। और एक है गुड़गांव की सीट, राज बब्बर वाली। ये 2 सीटें छोड़ी तो बाकी सीट, बाकी सीटों में डिपॉजिट बचा ले बीजेपी, बहुत इज्जत रह जाएगी। सबसे बड़ा कारण क्या है हरियाणा में? हरियाणा में कारण ही कारण है, कुछ और भी कारण है। किसानों का फैक्टर है, अग्निवीर है, व्यापारियों का टैक्सेशन है, इनकी बदतमीजियां हैं, अरोगंस है, और लोकल बीजेपी नेता को, अरे वीर्स को घर बिठा दिया आपने। मुझे बताइए कैसा लगता होगा कि 4 पीढ़ियां बीजेपी के लिए लड़ रही है, बच्चे गाली दे रहे हैं कि हम 4 पीढ़ियों से अपना खेत बेच बेच के बीजेपी के लिए काम कर रही है, कब सत्ता में आएंगे। और जब सत्ता में आए तो जिनके खिलाफ लड़े उनको ही सत्ता मिली है, जिन्होंने खेत बेच के काम किया वो घर बैठे हैं। अंदरूनी और बाहरी भयानक लड़ाई है हरियाणा। इन 2 गुजरातियों ने बीजेपी का जो नुकसान किया, देश का तो नुकसान किया ही है, भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान किया वो बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां तो क्लियर कट है, वो उसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फिर आप आइए ओडिशा में, और झारखंड की 4 ओडिशा, ओडिशा की देखिए, ओडिशा की जो 6 सीटें हैं, उसमें एक बीजेपी भुवनेश्वर की सीट में एज है, अपराजिता सारंगी लड़ रही है, तो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है छोड़ के, और शहरी मतदाता थोड़ा सा बीजेपी की तरफ झुकाव है, तो वो जाएगी। जगन्नाथपुरी में, और उसका मुख्य कारण यह है कि बीजेडी ने बहुत कमजोर, देखिए बीजेडी और बीजेपी साथ में लड़ने वाले थे, फिर ये हुआ कि हम फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे जी। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के चक्कर में उन्होंने अरूप पटनायक जैसा एक वीक कैंडिडेट दिया संबित पात्रा के सामने। बाद में ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट दुश्मनी की कॉन्टेस्ट हो गई। तो अब उनको बहुत बुरा लग रहा है, सीट जा रही है, लेकिन इसमें संबित पात्रा का एज, और दूसरे बताए संबित पात्रा ने 5 साल चुनाव हारने के बाद बहुत मेहनत की वहां पे, हर महीने वहां लगातार जाते रहे, रहते रहे। फिर अभी संबित पात्रा ने बोल दिया जगन्नाथ जी जो है मोदी के भक्त हैं, इन सब बातों का कुछ असर होगा क्या? नहीं, उससे असर होगा, मतलब हो सकता है यदि निपट गए तो उसी के कारण निपट जाएंगे। भगवान जगन्नाथ बड़ा जागरूक देवस्थान है, वो एक झापड़ मार देते बड़े बड़े सही कर देते वो। सही बात। फिर एक ढेनकेनाल की सीट है, वो बीजेडी को जा रही है, जनता दल बीजेडी। फिर एक केवंझार की सीट है शेड्यूल कास्ट की, वो बीजेडी की सीट है। कटक की सीट बीजेडी को जा रही है, उसमें कोई बीजेपी का लेना देना नहीं है। संबलपुर में जरूर धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं, उनको एज है वहां पे। अच्छा, बीजेपी को एज है, बीजेपी को एज है, धर्मेंद्र प्रधान लड़ रहे हैं, जो केंद्र में जो आते हैं वो। लेकिन वो टक्कर है, एज मतलब एज है लेकिन टक्कर में है। तो एक सीट मुझे अभी, मुझे यहाँ पे बस एक सीट जो अपराजिता सारंगी की लग रही थी, बाकी तो सब चीजें फंसी हुई है। उसमें एज में संबित पात्रा और मैं धर्मेंद्र प्रधान को देता हूँ। झारखंड पे आइए, तो एक सीट निकल रही है, एक सीट निकल रही है, और बाकी पर भयंकर फाइट हम कह सकते हैं। भयंकर बाकी 2 पे फाइट है, बाकी सिर्फ 2 पे फाइट है। बाकी बीजेडी निकाल रही,
तीन तो कटक, कोइंझार और धनकेनाल, ये तीनों सीटें बीजेडी आउटराइट है, ओके। आउटराइट है। अब उसके बाद आप आइए झारखंड, हाँ, 4 सीटें। 4 सीट में। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो है वो गिरधिया है। हाँ। अब गिरधिया सीट में खासियत है कि वहां पे एजेएसयू को टिकट दिया है एनडीए ने, और वहां जेएमएम ने माथुर महतो को उतारा है। लेकिन यह एक नया राजनीतिक दल सामने आया, जेकेपीएसएस, झारखंड कुर्मी ऐसा कुछ है वो। उसका जो जयराम महतो है, उसने हंगामा मचा दिया भाई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। यदि वो अच्छा। कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट जीत लिया तो आश्चर्य नहीं होगा। वो डार्क हॉर्स है, वहां पे बिल्कुल जीत सकता है। फिर आप धनबाद में आइए। धनबाद में कुल्लू मेहता जो है, वो महतो बीजेपी के, उनको एज है। फिर रांची में आइए। रांची में संजय सेठ है बीजेपी को, उसके एज सामने एज यशस्विनी सहाय है, सुबोधकांत सहाय की बेटी। लेकिन सुबोधकांत सहाय इतने साल बिल्कुल इनएक्टिव रहे और एकदम अब बेटी के लिए एक्टिव हो गए, तो उनको कोई खास, तो वो सीट भी कांग्रेस गंवाने की स्थिति में है रांची की। एज है भाजपा को। हाँ, ये है भाजपा को। फिर जमशेदपुर में भी वही है। समीर मोहंती जेएमएम का बहुत कमजोर उम्मीदवार माना जाता है विद्युत महंतो के सामने, तो वहां बीजेपी को एज है। तो इन 4 सीटों में बीजेपी 3 पे एज लेके चल रही है, बीजेपी झारखंड में, और ये वैसे भी उनकी सीटें थी। हाँ, बिल्कुल बीजेपी की सीटें थी। हाँ। तो सर, ये हम कुल मिलाकर देखें तो ये जो छठा चरण है, ये बीजेपी के लिए भयंकर कसौटी से गुजरने वाला चरण कहा जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आपने तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सुपड़ा साफ है भयंकर बीजेपी का, जहां 14 में से 9 थी बेटा, आप भाजपा बैठी के हो खाते उत्तर में। प्रदेश में, मेरे से ज्यादा आप उत्तर प्रदेश घूमती हो, आप नब्ज रखती हो। आप मुझे बताओ, मैं गलत लगता हूं क्या आपको? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मैं सर आपकी आपको, बात से। मैं बिल्कुल सहमत क्योंकि हूँ सर क्या है आपकी कि बात से। ये दिखता है, और इस बार कहीं ना कहीं लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ भी कहो आप। हाँ। ये समाजवादी, ये सब कहने की बात है, कौन किसकी टोपी पहन के घूमता है। इस बार जनता टोपी पहनाएगी इनको, जनता टोपी पहनाएगी उस पे जिसपे लिखा होगा बेरोजगारी एक तरफ, महंगाई एक तरफ, अग्निवीर ऊपर। इस बार वो टोपियां पहनी जाएगी। अच्छा सर, इधर अगर हम झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन भी एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम हेमंत फैक्टर पूरा। दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो 4 सीटें ज्यादातर हमने रांची, धनबाद, ये सब शहरी सीटें थी। हाँ, आज हमने जो सीटें देखी, शहरी सीटें थी। हाँ, तो शहरी सीटों में तो जनरली बीजेपी का एक बीजेपी मतदान का। तो हाँ। पहले से होता ही है। हाँ। हम्म और एक ठीक जो बात है। सिटी थोड़ी सी ग्रामीण, जो ऑफ मतलब बी ग्रेड, बी टाउनशिप जिसको हम कहते हैं, उसमें तो मैंने बोला कि वो जेकेपीपीएस, वो हाँ, पार्टी हाँ, हाँ, जेकेपीएस, हाँ, वो वहां पे ये बड़ी मतलब कमाल कर रही है। अचंभित करने वाली बड़ा बात है। बहुत हाँ। नहीं होता है। देखिए, आप हम्म जब मध्य प्रदेश के कटनी शहर में हम्म शबनम मौसी नाम के किन्नर को लोगों ने चुनाव जितवा दिया था, अच्छा। इंडिपेंडेंट विधानसभा में, हम्म क्योंकि लोग त्रस्त हो गए थे। हम्म लोग कहते हैं लेकिन अल्टरनेटिव नहीं कहा। है इसलिए, हम्म लेकिन अल्टरनेटिव यदि खड़ा हो गया तो अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई तो आ गई ना दिल्ली में। बिल्कुल। अल्टरनेटिव लोग ढूंढ रहे हैं, हम्म लेकिन हम इसीलिए जिस उस तरीके से जगह। देख रहे हैं, गोदी मीडिया लगातार 400 की बातें अभी भी कर रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो गोदी मीडिया लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है, तमाम सेफोलॉजिस्ट और उस एक पक्ष की बात करने वाले तमाम विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है सरकार तो बना लेगी, मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। अब मैं ओवरऑल आपका एक ओवरव्यू जानना चाहूंगी, आपका ओवरव्यू क्या कहता है? भाई देखिए, जो मीडिया, उसकी मजबूरी हो सकती है। हम्म कईयों की मजबूरी ये है कि कई लोग बिक चुके हैं, कईयों की मजबूरियां ये है कि उनके मालिकों के कुकर्म बीजेपी के कब्जे में है, इसलिए वो नाच रहे हैं। क्या कर हम्म सकते हैं? तो सर मालिक आप। यदि, देखिए, हम्म आप इंडिपेंडेंट है इसलिए आप बोल सकती है। आप आज तक में होती तो आप भी यही कहती, या नौकरी छोड़ देती। तो मजबूरियां हैं, बोलना पड़ता है।
अच्छा, मोदी लेकिन अब आप ये जो क्यों बोल कहने लगे कि उनको विशेष काम के लिए भेजा है भगवान ने उनको? अचानक से देवी शक्ति महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। दैवत्व प्राप्त हो गया। अब एक ने बोला तुम भगवान विष्णु के अवतार हो, एक ने कहा कि जगन्नाथ खुद तुम्हारे भक्त हैं। अब उनको वो सुन के उनको लग रहा होगा कि, मुझे लगता है कि ये जो बाकी जो ये प्रज्ञा और अशोक वानखेड़े टाइप से ये जो नालायक लोग हैं, पाकिस्तान और चाइना का पैसा लेके यहाँ देश बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इन लोगों को पता ही नहीं मैं क्या हूँ। हम्म। नहीं, स्वयं मैं उन्होंने कहा भगवान है का जब तक अवतार हूँ। काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। नहीं नहीं, तो उनका काम तो अभी 1000 साल का उन्होंने बता दिया है। हम्म। तो हम तो यही कहता है कि जब भी भगवान ने अवतार लिया है, हम्म। मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो उम्र है, क्योंकि बाकी हम्म। तो अवतार कुछ देर के लिए आए, कुछ देखिए राम और श्री कृष्ण ऐसे अवतार है जिन्होंने एक आयु जी, हाँ। लेकिन श्री कृष्ण की आयु तो 125 साल की थी। हम्म। तो प्रधानमंत्री की आयु 1000 साल हो सकती है कि एक आयाम होगा अवतार में। हम्म। पिछले चुनाव में सर राशन का मुद्दा सबसे ज्यादा काम आया था और इस बार भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये छठा चरण, चूंकि राशन बेल्ट एक तरीके से कही जाती है, तो ये कुछ असर दिखाएगा, लेकिन ये भी कुछ खास असर नहीं दिखा पा रहा है। इसके पीछे क्या आदत कारण आदत लग देखते हैं? जाती आदत लग जाती है हम्म। अदिति। देखिए प्रज्ञा जी, जब आप किसी को लगातार कोई चीज फ्री में देते रहेंगे हम्म। तो उसका अधिकार समझने लगता है। हम्म। और जो चीज मेरा अधिकार है, तो फिर मुझे हम्म। आपसे और क्या है। हम्म। अब ठीक है, दाल चावल दे रहे हो आप, फिर तेल का क्या होगा, नमक का क्या होगा। भाई महीने में कम से कम 2 बार पनीर भी तो मिलना चाहिए, और जो हम्म। नॉनवेज खाता है उसको मुर्गा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम्म। आप हम्म। राशन दे रहे हो, दूध का क्या हो गया, दूध तो खरीदना पड़ता है ना। हम्म। दूध चीनी ये सारी चीजें आनी चाहिए ना। हम्म। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री अभी तो राशन का मुद्दा काम बिल्कुल नहीं आ रहा है? कोई भी चीज, हम्म। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज जो थे वो तमिलनाडु ने शुरू किया। तमिलनाडु ठीक बात जैसा है। बेनिफिशियरी कहीं नहीं मिलेगा आपको। आदमी हम्म। माँ के पेट में रहता है तब से उसको सरकार देना शुरू कर देती है। हम्म। उसके बावजूद वहां सरकारें क्यों बदली, हम्म। डीएमके या एडीएमके? क्योंकि वो बोलती तुमको 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। बोले आजा तू भी आजा। बोले 10 किलो, 15 किलो, बोले तू भी आजा। हम्म। हम्म। बोले हम मिक्सी देंगे, बोले हम ग्राइंडर भी देंगे। हम्म। बोले हम पलंग देंगे, बोले हम टीवी देंगे। ये हुआ है वहां पे। हाँ, हुआ है बिल्कुल। टीवी, कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब। तो हम्म। सरकारें बदलती रही। फिर बोले शादी हुई बेटी की तो हम मंगलसूत्र देंगे। बोले मंगलसूत्र, हम कान का भी देंगे। बोले यार इसको कान वाले को दे दो इस बार। हम्म। हम्म। मंगलसूत्र तो दे ही रहा है, कान भी देगा वो। हम्म। केसीआर ने बहुत बेनिफिशियरी किए थे। देख केसीआर जैसा, मतलब एग्रीकल्चर को, किसानों के केसीआर जैसा किसान कोई कहीं खुश नहीं, मतलब कोई दुखी किसान नहीं था। सबसे ज्यादा खुश हम्म। किसान तेलंगाना में था। फ्री का पानी और फ्री का बिजली 24 घंटा, और क्या चाहिए। हम्म। 3 3 फसल ले रहा है। लेकिन किसी ने बोला लेकिन कि फ्री का पानी, फ्री का बिजली, मैं बीज भी फ्री में दूंगा और खाद भी फ्री में दूंगा। तो बोला नहीं, इससे भी हम्म। बड़ा आ गया, उसको ले लो। वो भूल गए कि इसने हमको क्या दिया। हम्म। तो कांग्रेस ने बोल दिया हम 10 किलो देंगे। हाँ। अगली बार सब कोई दूसरी पार्टी आएगी, मायावती जी कहेगी 10 क्या बोलते, मैं 20 किलो दूंगी। हम्म। किसी के बाप को अपने घर से देना नहीं है। इस देश को समझना चाहिए कि ये देते हैं अपनी एफडी तोड़ के और मां के गहने बेच के नहीं। ये हम्म। देते हम पे और टैक्स अब का तो बोझ बड़ा कांग्रेस ने बड़ा भी के। 10 किलो बढ़कर 10 किलो की बात कर दी है। उसका कुछ असर आप देख रहे हैं कि उसका भी कुछ असर होगा नहीं अब भाई, बेनिफिशियरीज पर? यदि बेनिफिशियरीज 5 किलो का है तो 10 किलो का क्यों नहीं हो सकता। हम्म। अच्छा, एक चीज और सर, मेरे सीधा। दिमाग में जो सवाल चल रहा था कि पूर्वांचल की अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी बनारस तो जीत जाते हैं, लेकिन अपने आसपास की सीटों पर कोई खास प्रभाव नहीं कर पाते। और अगर हम सीटों की बात करें, जैसे आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज जैसी सीटें बीजेपी पिछली बार भी हार गई थी, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, ना नरेंद्र मोदी का। बल्कि ये बनारस के आसपास की सीटें, अगर प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा है तो इन सीटों को तो चुटकियों में जीत लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि बनारस से बाहर निकलते नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट बिल्कुल गायब हो जाता है बाकी सीटों पर, खासतौर नहीं पर नहीं, गायब पूर्वांचल नहीं में होता। जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है? नहीं, वो जानबूझ के दे देते हैं। हम्म। जानबूझ के दे देते हैं। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, जब पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, तब वहां कुछ बाई इलेक्शन हो गए थे हाँ। गुजरात में, हाँ। विधानसभा के।
बीजेपी विधानसभा के बाई इलेक्शन हार गई अच्छा। और 26 की 26 लोकसभा जीत गई। तो उसमें मोदी जी ने कहा था कि जब हमको सब लोकसभा आई गई थी तो हमको सोचा विपक्ष को कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो ओहो। हमने ऐसी दे दी उनको। तब उन्हें कहा था कि जब हम दूध काइंड लेते हैं ना, हार्टेड। तब उन्हें दूध का एग्जाम्पल दिया था। जब दूध लेते हैं ना हम, घर में गृहिणी दूध लेती है, तो वो 1 लीटर दूध डालता है, वे गृहिणी फिर उसके तरफ देखती है तो फिर थोड़ा सा और डाल देता है उसमें। 1 लीटर दूध देता है, फिर बाद में थोड़ा सा और डाल देता है। तो बोले हमने 1 लीटर दूध हमने दिया, जो ऊपर का डालना था हमने विपक्ष को दे दिया, चल ये तू रख ले। उनके पास हर चीज का जवाब है, सिवाय गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, लॉ एंड ऑर्डर, इन चीजों का जवाब नहीं है। गिरता हुआ इन चीज का रुपया, जवाब ये तो दिखाई नहीं देता ना इसका सर। जवाब नहीं है। ये बाकी चीज का सबका जवाब है। आप बोले अरे अजीब बात कर रहे हो आप लोग भाई पहिया है विपक्ष लोकतंत्र का, कुछ तो सीट होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ चलो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, आसपास तुम भी रह रहो, प्रसाद मेरे जो है निगरानी बढ़ में जाना रहो, चाहिए। मेरे भगवान का निगरानी में, प्रसाद। मेरे निगरानी में रहोगे। अच्छा। ओके। हाँ, अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा कि अब अंततः आप क्या कहेंगे, ये जो छठा चरण है ये एज एनडीए की तरफ जा रहा है या फिर इंडिया की तरफ है? सीधा सवाल। ये इंडिया की तरफ जा रहा भाई, टोटली एज इंडिया की तरफ है। इंडिया और की तरफ है। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण लोग मन की बात से उब गए हैं, सबसे बड़ा कारण लोग देश की समस्याओं का निदान चाहते हैं। राम मंदिर बिना भोजन न भजन हो गोपाला, और भोजन का मायने मात्र 5 किलो अनाज नहीं है। अपने बेटे के महंगाई आज है, भविष्य बिल्कुल को सही बात। लेके चिंता है, हर चीज की चिंता है। लगातार पेपर्स लीक होते हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, प्राइवेटाइजेशन इतना हो रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री कहते कि मैं रिजर्वेशन कम नहीं होने दूंगा, लेकिन रिजर्वेशन तो उतना ही रखोगे, चलो बात मान ले प्रधानमंत्री जी आपकी, लेकिन रिजर्वेशन दोगे कहाँ? सारी चीजें प्राइवेटाइज करते जा रहे हो। एक जमाने में एयरपोर्ट पे और सी पोर्ट पे जब रिक्रूटमेंट होता था तो शेड्यूल ट्राइब के लिए होता था, कुछ जगह ओबीसी के लिए भी होती थी। आज क्या बॉम्बे एयरपोर्ट पे यदि रिक्रूटमेंट होगा तो प्लेसमेंट एजेंसी को होगा। क्या अडानी सेठ वहां पे शेड्यूल ट्राइब के लिए जगह छोड़ेगा? ये एक बेहतरीन उदाहरण है एक आम सामान्य इंसान को समझने के लिए। सर लास्ट सवाल, संविधान पे हाँ, हाँ सर अपनी बात मुंबई एयरपोर्ट पे जब सरकार के हाथ में था तो जो भी अपॉइंटमेंट होते थे उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी इनके लिए रिजर्वेशन था। हाँ सही बात है। आज वो एयरपोर्ट अडानी सेठ के हाथ में गया, आज रिजर्वेशन कहा गया। रिजर्वेशन ऐसा खत्म करवा रहे मोदी जी, वो जो अपने यहाँ गेस्ट आता है उसके हाथ से सांप को मरवा रहे हैं। बोले मुझे पाप नहीं लगेगा सांप मारने के, बाबा हम तो नाग देवता की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट आए उन्होंने मारा, वो गेस्ट के हाथ में लट किसने पकड़ाया? रिजर्वेशन को ये नहीं मार रहे, ये अडानी जैसे सेठों से रिजर्वेशन खत्म करवा रहे हैं। घुमा के कान पकड़ना जैसे बोलते हैं। सर एक चीज और है कि संविधान बचाने की बात से एक चीज और याद आई कि संविधान बचाने के मुद्दे पर जो समाज छिटक कर अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो रहा है, आपको क्या लगता है ये कितना ज्यादा असरकारक है? क्योंकि वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है, बहुत ज्यादा अपनी बात कह नहीं रहा है, लेकिन इस मुद्दे का असर कितना है इस चुनाव में? इस मुद्दे का असर ग्राउंड रूट तक गया है, गांव तक गया है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक है। मैं जितने राज्य घुमाऊं हर जगह दलित यही कह रहा है, पिछड़ा यही कह रहा है कि बाबा साहब का संविधान नहीं बदलने देंगे। और ये बात उनके मन में घर कर बैठी है। इससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो रहा बीजेपी को इसने सबसे ज्यादा नुकसान किया, सबसे ज्यादा नुकसान किया। सबसे ज्यादा नुकसान किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।